करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं, रीजन के साथ बताना है। फर्स्ट दे दिए गए, द ऑडिटर shall express a qualified opinion when the auditor concludes that the financial statement are prepared। ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो सारे मटीरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर है, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है। बताइए। इनकरेक्ट, ऑडिटर सेल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर एक्सप्रेस कर सकता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो सारे मटीरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर है, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। सेकंड देखते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एड्रेसी इन द ऑडिट रिपोर्ट। एड्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। इनकरेक्ट, द ऑडिटर रिपोर्ट सेल बी एड्रेस्ड। ऑडिटर की रिपोर्ट एड्रेस्ड करनी चाहिए एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंगेजमेंट। वो कौन सा एंगेजमेंट लेकर बैठा है उसके ऊपर बेस्ड करेगा कि वो किसको एड्रेस कर रहा है। लॉ रेगुलेशंस या तो टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में स्पेसिफाइड टू होम द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज टू बी एड्रेस। लॉ रेगुलेशंस या तो टर्म के हिसाब से जो भी वो एंगेजमेंट ले रख के बैठा है उसके हिसाब से वो एड्रेस करेगा। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस्ड। ऑडिटर की रिपोर्ट नॉर्मली किसको एड्रेस की जाती है, तो फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर, जिसके लिए वो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है उसको रिपोर्ट की जाती है। ऑफ्टेन आइदर टू द शेयर होल्डर, हो सकता है वो शेयर होल्डर को रिपोर्ट की गई हो, या तो हो सकता है वो दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी को रिपोर्ट की गई हो। हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग ऑडिटेड, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया गया है। थर्ड देखते हैं, द ऑडिटर शैल मॉडिफाइड द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर मॉडिफाइड करता है ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब ऑडिटर कंक्लूड करता है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस, उसने जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसके बेसिस के ऊपर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे हैं वो फ्री नहीं है मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। इनकरेक्ट, ऑडिटर मॉडिफाइड करता है ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि बेस्ड ऑन दिस ऑडिट एविडेंस जो भी उसने ऑब्टेन किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के ऊपर वो फ्री नहीं है मटीरियल मिसस्टेटमेंट से, या तो द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन, ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा है audit evidence to conclude that financial statement as a whole are free from the material misstatements. The auditor shall express a disclaimer of the opinion when the auditor, having obtained the sufficient and appropriate audit evidence, concludes that the misstatement individually या तो in aggregate या तो both material या तो pervasive to the financial statements. Incorrect, the auditor shall express the adverse opinion जब auditor, having obtained the sufficient appropriate audit evidence, conclude that the misstatements including misstatements individually या तो in aggregate both material and pervasive of the financial statements। यानी auditor express करेगा adverse opinion जब उसको ऑब्टेन्ड होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे वो ये कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअल भी हो सकती है या तो एग्रीगेट के अंदर भी हो सकती है या तो दोनों हो सकती है। अगर वो परवेजिव है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परवेजिव यानी उसकी इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रही है। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर रिपोर्ट कंस्टिट्यूट अ सब्सटीट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं की ऑडिट मैटर्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो क्या सब्सटीट्यूट है डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी अगर की ऑडिट मैटर ना की तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा है क्या। इनकरेक्ट, communicating the key audit matter in the auditor reports in the context of the auditors having the formed an opinion on the financial statement as a whole। communicating the key audit matter in an auditor reports is not a substitute, ये substitute नहीं है for the disclosure in the financial statement that applicable financial reporting framework required the management to make या तो that otherwise necessary to achieve the fair presentations। when the auditor has expressed, जब auditor express करता है adverse opinion, he need not communicate, उसको communicate करने की ज़रूरत नहीं है those charged with the governance से, as this may have an impact on the payment of its audit fees। इसकी वजह से अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो क्या होगा, उसकी फीस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हो सकता है उसकी फ़ीस को कम कर दी जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकरेक्ट, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर, सॉरी कौन सा था ये, सिक्स्थ था, यहाँ पर देखते हैं सिक्स्थ। इनकरेक्ट, व्हेन द ऑडिटर एक्सपेक्ट, जब ऑडिटर्स एक्सपेक्ट करता है मॉडिफाइड करने के लिए उसका ओपिनियन ऑडिटर रिपोर्ट्स के अंदर, तो ऑडिटर सेल कम्युनिकेट, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा किसको, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को, ये सर्कमस्टेंसेस लीड टू द एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस, वो बताएगा कि क्यों वो मॉडिफाइड कर रहा है, उसके वर्डिंग क्या रखने वाला है, वो सब बताएगा वो किसको, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को। इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग एन ओपिनियन इन
accordance with the SS705, the statutory auditor can use the key audit matter paragraph मॉडिफाइड ना करते हुए स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूज कर सकता है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को इन द ऑडिट रिपोर्ट विद एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कि मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना है और उसके बदले में क्या यूज़ कर देना है, की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ यूज़ कर देना है। तो क्या ये करेक्ट है? इनकरेक्ट। कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट द सब्सटीट्यूट, ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग द मॉडिफाइड ओपिनियन वाइल when required by the circumstances of the specific audit engagement in accordance with the SS705 revised. The concept of the joint audit, जो concept है joint audit का, as legal foothold under the Companies Act 2013, correct. Under provisions of the section 139(3), the members of the company may resolve to provide the audit shall conducted by more than one auditors. Hence, the concept of the joint audit has a legal foothold also under the Companies Act 2013. Test your understanding देखते हैं। क्या लिखा है? मिथली ठाकुर कौन है? एक सीए स्टूडेंट है जो परस्यू कर रही है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। हर आइज फेल ऑन द 18th डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, उसकी आंखें कहाँ पर पड़ी? 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर के ऊपर पड़ी। मतलब वो देख रही थी ऑडिट रिपोर्ट, वो परस्यू कर रही थी ऑडिट रिपोर्ट, तब उसकी आंखें कहाँ पड़ी? 18 नंबर के अल्फा न्यूमेरिक नंबर पे पड़ी। स्टेट एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कहाँ दिया गया था? वो एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिया गया था, बिलो द सिग्नेचर, जहाँ पर ऑडिटर अपना सिग्नेचर करता है उसके नीचे दिया गया था, जहाँ पर मेंबरशिप नंबर लिखा जाता है उसके नीचे दिया गया था। मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सच रैंडमली जनरेटेड नंबर, अंडरस्टैंड करके बताइए, मतलब बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्यों लिखा जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेट इन द केस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स ओनली, क्या ये ऑडिटर रिपोर्ट्स के लिए ही होता है? आंसर देखते हैं। जो 18 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर नोट किया जाता है, नोट किया गया है किसके द्वारा? उसके द्वारा। कौन थी वो? सीए स्टूडेंट, उसके द्वारा किया गया था। एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के एंड के अंदर वो क्या है? एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब क्या है? यूडीन है। ये जनरेट किया जाता है सिस्टम के द्वारा। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कर्ब द माल प्रैक्टिसेस ऑफ अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट इम्पर्सनेटिंग देमसेल्व्स एज अ सीए। नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे? पहले माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, कर्व कर रहे थे माल प्रैक्टिसेस, मतलब कर्व करना मतलब पकड़ लेना ऐसी माल प्रैक्टिसेस को, जहाँ पर नॉन सीएस क्या कर रहे थे? सीए बनकर सिग्नेचर कर रहे थे। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग द रिपोर्ट्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, ये हेल्प करता है सिक्योर करने के लिए रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि इश्यूड किया जाता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ये यूटिन जनरेट कर सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन केस दी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स एंड द सर्टिफिकेट, ये कहाँ पर ज़रूर पड़ती है? ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर ज़रूर पड़ती है, और ऑडिटर जो भी सर्टिफिकेट अपने तौर से देता है, अपने तरफ से देता है, उसके अंदर ये यूटिन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड देखते हैं। सीए माया मेमानी कंडक्ट कर रही है ऑडिट ऑफ अ कंपनी। सी हैज़ आस्क, उसको पूछा गया, सना एक सीए स्टूडेंट है जो अंडरगोन कर रही है ट्रेनिंग उसकी ऑफिस के अंदर। प्रिपेयर करिए ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के बताइए। सना वॉज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम, सना क्या थी? पार्ट थी एंगेजमेंट टीम की, जो कि कंडक्ट करती, जो कि जिसने कंडक्ट किया है ऑडिट को भी। सी हैज़ बीन फर्दर टोल्ड टू प्रिपेयर, उसको बोला गया कि आप ड्राफ्ट करिए रिपोर्ट को जो एक्सप्रेस करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। आफ्टर ड्राफ्टिंग द पैरा कंप्राइजिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन का पैरा क्या किया? ड्राफ्ट किया। उसके बाद सना फील्स दैट, उसको ये लगा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है बेसिस ऑफ ओपिनियन देने की। डिस्कस कीजिए। हर थिंकिंग इज़ नॉट प्रॉपर, क्या उसकी थिंकिंग प्रॉपर नहीं है? बेसिस फॉर द ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। बेसिस फॉर द ओपिनियन क्या है? एक बेसिक एलिमेंट है किसका? ऑडिट रिपोर्ट का। इन अकॉर्डेंस विद द SS 700 के हिसाब से। इवन इन केस
जहाँ पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, तो बेसिस फॉर ओपिनियन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन प्रोवाइड करता है कंटेक्स्ट अबाउट द ऑडिटर ओपिनियन, यानी ऑडिटर ओपिनियन जो वो देने वाला है उसके कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पर बात की जाती है कि वो क्या समझ के इसको दे रहा है, मतलब उसका बेस क्या है, मॉडिफाइड का बेस क्या है, अनमॉडिफाइड का बेस क्या है, वो यहाँ पर वो लिखता है। therefore द सना थिंकिंग इज नॉट प्रॉपर, सना की थिंकिंग प्रॉपर नहीं है। सना तो बेसिस फॉर द ओपिनियन को ऐड करना ही नहीं चाहती थी। थोड़ा देखते हैं। सीए सुरेश भाई पटेल वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, जब वो कंडक्ट कर रहा था ऑडिट किसका, एंटिटी का, फील्स दैट, उसको ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑल अराउंड, मतलब कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन, मतलब जो भी स्टाफ्स था क्लाइंट का वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ही हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी सपोर्ट फॉर अटेंडिंग द इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस ऑफ एन एंटिटी, उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया इन्वेंटरी काउंट करने के अटेंड करने के अंदर उसको, एज एट द ईयर एंड के ऊपर जो इन्वेंटरी काउंट होता है उसके अंदर उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया कि वो अटेंड करेगा इन्वेंटरी काउंट को, प्रोसेस को। बिसाइड द सीएफओ जो था वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसको प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द कस्टमर्स, प्रेजेंट एड्रेस नहीं दे रहा है कस्टमर्स का, एज वेल एज सप्लायर्स का, फॉर सेंडिंग द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, मतलब जिससे वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सके वैसा भी उसको दे नहीं रहा है। कौन, सीएफओ एड्रेस नहीं दे रहा है कस्टमर का, सप्लायर का। इवन द मेल आईडीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड, मेल आईडीज भी उसको दी नहीं जा रही है ताकि वो प्रीफिक्स कर पाए बिजनेस कॉन्फिडेंटियलिटी को। ही वॉज नॉट एबल टू वेरीफाई द रेवेन्यू, उसकी वजह से वो रेवेन्यू भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। ड्यू टू द लैक ऑफ द कंप्लीट डिटेल्स, मतलब जो डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से वो वेरीफाई भी नहीं कर पा रहा है रेवेन्यू को। फॉर वेरीफाइंग द एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए ही हैज़ बीन आस्किंग फॉर द बिल्स, उसने बिल्स मंगाए सैम्पल बेसिस के ऊपर, बट जो स्टाफ था वो भी लैम एक्यूज कर रहा है, मतलब वो भी दे नहीं रहा है, वो भी एक्सक्यूज निकाल रहा है। द मैटर्स वॉज बॉट टू द नॉलेज ऑफ द हायर मैनेजमेंट को ये बोला गया, बट नो अवेल, मतलब उनसे भी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। द ऑडिटर फील्स दैट देर कुड बी मिस स्टेटमेंट्स, ऑडिटर को ये लग रहा है कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, पॉसिबल इसकी इफेक्ट जो है वो मटीरियल हो सकती है, वो अफेक्ट कर रही है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अज्यूम करके बताइए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉल, मतलब अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर ऑडिटर विड्रॉल नहीं कर पाएगा उसके एंगेजमेंट को। व्हाट टाइप्स ऑफ द ओपिनियन, क्या ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा। आंसर देखते हैं। इन द गिवन केस के अंदर ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किसके रिलेशंस में, इन्वेंटरी के रिलेशन में, डेटर के रिलेशंस में, क्रेडिटर के रिलेशंस में, रेवेन्यू के रिलेशंस में एंड एक्सपेंसेस के रिलेशंस में। इस मैटर के अंदर वो उसने क्या करा, नॉलेज दी किसको, मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट को बताया, लेकिन कोई रिजल्ट वहाँ से भी नहीं आया। बिसाइड, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। बिसाइड द ऑडिटर ओपिनियंस, beside the auditor opines that there could be the misstatement, ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एंड पॉसिबल उसकी इफेक्ट जो है वो दोनों है, मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है। इन सच सर्कमस्टेंसेज, उस सर्कमस्टेंसेज के अंदर ही शुड मेक द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन, वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देगा इन अकॉर्डेंस विद एस 705, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर सकता तो वो क्या देगा, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देगा। फोल देखते हैं। सीए डिकी यादव ऑडिटर है कंपनी का, हैविंग द 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस का, 4 ब्रांचेस आर ऑडिटेड बाय द अनदर ऑडिटर। डिकी यादव जो है वो कंपनी ऑडिटर है, मतलब वो प्रिंसिपल ऑडिटर है। जो कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उसकी 4 ब्रांचेस है, और वो 4 ब्रांचेस का ऑडिट किसने किया है, अनदर ऑडिटर ने किया है। अनदर ऑडिटर का नाम क्या है, सीए यामिनी जैन। द रिपोर्ट्स in respect of the accounts of the branches examined by her have already been sent to the company's auditor, मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर को भेज दिया गया है, जो भी रिपोर्ट उसने ब्रांच ऑडिटर ने प्रिपेयर की थी वो भेज दी गई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट के कोर्स के दरमियान में ये डिक्की यादव जो है वो आस्क कर रहा है ब्रांच ऑडिटर को टू शेयर विथ हर समरी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि क्या क्या उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की। ये जो ब्रांच ऑडिटर था उसने जो ब्रांच ऑडिटर थी उसने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, उसकी समरी वो किसको, प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजे। एंड फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, और उसने क्या फाइंड किया जब वो उसने ब्रांच का ऑडिट किया, वो सारी समरी बनाकर वो किसको भेजे, प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजे। सीए यामिनी जैन फील्स इट एज एनक्रोचमेंट ऑफ हर डोमिनेंस, उसको जो
CA यामिनी थी जो क्या थी, ब्रांच ऑडिटर थी, उसको ऐसा लगा कि ये तो क्या कर रहा है, डोमिनेंस पैदा कर रहा है मेरे ऊपर। डिस्कस द इश्यू बताइए हमको, इस इश्यू को बताइए। तो एज पर ऐसे 600 के हिसाब से यूजिंग द वर्क ऑफ एन अनदर ऑडिटर, दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ करना। द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस, प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस कर सकता है अदर ऑडिटर के साथ कि क्या उसने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड की, रिव्यू किया, रिटर्न समरी ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स, जो भी उसने फाइंड किया है, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ द कंप्लीटेड क्वेश्चनर्स। किस फॉर्म में वो ये पूछेगा, किस फॉर्म में वो ये समरी मांगेगा, क्वेश्चनर के फॉर्म में समरी मांगेगा या तो चेकलिस्ट के फॉर्म में समरी मांगेगा। सच रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द फाइंडिंग्स कैन बी अंडरटेकन इफ द प्रिंसिपल ऑडिटर feels that it is necessary to apply such procedure to obtain the sufficient and appropriate audit evidence। जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो मांग सकता है। इट इज़ नॉट एन एनक्रोचमेंट ऑफ अनदर ऑडिटर डोमिनेंस, ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है कि दूसरे पे भारी होना नहीं है, यहाँ पर डोमिनेंस पैदा करना नहीं है यहाँ पर। ये तो ऐसे खुद बोल रहा है, ऐसे 600 खुद बोल रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, और वो राइट भी होती है प्रिंसिपल ऑडिटर की। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फाइल देखते हैं। CA रवि पटनेक इज कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द कारो 2020 एप्लीकेबल है। कारो एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर। ही फाइंड्स दैट द कैश क्रेडिट फैसिलिटीज अमाउंटिंग टू 4 करोड़ were released to the company by the branch of the bank for meeting its working capital। 4 करोड़ की क्या दे दी उसको, 4 करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दे दी। किसने दे दी, बैंक ने दे दी। ही फाइंड्स दैट आउट ऑफ द अबाव फंड्स, जो 4 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ जो है वो यूज कर दिया गया है किसके लिए, इंस्टॉलिंग द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट टू मीट द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्वायरमेंट। जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग्स उठाई गई थी उसको लॉन्ग टर्म में लगा दिया गया है। इज देयर एनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस अपॉन हिम अंडर द कारो 2020 क्लॉज, कौन सा है क्लॉज 9D ऑफ द कारो 2020, वेदर द फंड रेज्ड ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, जो फंड रेज किए जाते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में, हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, अगर उसको यूटिलाइज किया गया लॉन्ग टर्म पर्पस के अंदर, अगर ऐसा कोई है तो नेचर बताइए, अमाउंट बताइए उसकी। इन दी गिवन सिचुएशंस के अंदर जो फंड है वो रेज किए गए थे मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि कितना था, 4 करोड़ का था। कैश क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर बाय दर वेरी नेचर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मतलब जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की होती है, शॉर्ट टर्म की नेचर की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज किया गया है। आउट ऑफ द अबव 1 करोड़, जो 4 करोड़ थे उसमें से 1 करोड़ यूटिलाइज किए गए हैं कंपनी ने इन्वेस्ट करने के लिए इन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट विच ऑस्टेंसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, मतलब ये जो प्लांट के अंदर पैसा लगा रहा है 1 करोड़ रुपए, ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। हैंस मैटर नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉज 9th ऑफ द कारो 2020। इसीलिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर द क्लॉज 9D ऑफ द कारो 2020 के अंदर। ऑडिट ऑफ बैंक्स देखते, टाइप ऑफ द बैंक्स देखते हैं यहाँ पर कितने प्रकार की बैंक्स होती है। तो कमर्शियल बैंक होती है, रीजनल रूरल बैंक्स होती है। कमर्शियल बैंक्स में क्या आएगा, कोऑपरेटिव बैंक्स आएगा, डेवलपमेंट बैंक्स आएगा। यहाँ पर मोर कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर क्या होता है, तो पेमेंट बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होता है। एक एक करके देखते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक आर मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर। ये प्रोवाइड कर रही है नंबर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है एंड अदर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमीज को भी प्रोवाइड करती है। दो मेन फंक्शन है इसके, क्या है, एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट एंड ग्रांट करना है एडवांसेस, यानी लोगों के पास से पैसा लेना है और लोगों को पैसा लोन के तौर पे देना है। रीजनल रूरल बैंक नोन एज एन RRB, रीजनल रूरल बैंक जिसको हम लोग RRBs बोलते हैं, ये बैंक्स होती है जो कि सेटअप की जाती है इन द रूरल एरियाज़ के अंदर इन बैंक को सेटअप किया जाता है डिफरेंट स्टेट के अंदर ऑफ द कंट्रीज टू कैटल द बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़, मतलब बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल नीड को ये प्रोवाइड करती है किसको, रूरल कम्युनिटीज़ को। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल क्या दिए, पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद UP ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक,
एक्सेट्रा। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है? इसका फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक्स के जैसा ही, बट ये सेटअप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको सेटअप किया जाता है एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, स्टेट का जो भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके अंदर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। एंड यूजुअली ये कैटर करती है, मतलब ये सर्व करती है किसको? एग्रीकल्चर या तो रूरल सेक्टर को। एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादा एक्सेट्रा। पेमेंट बैंक्स क्या होती है? तो ये न्यू टाइप्स ऑफ द बैंक्स है जिसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये अलाउड करती है, एक्सेप्ट करना है रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, मतलब बहुत सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्ट मार दिए गए, रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट होते हैं, मतलब थोड़े ही, बट दे कैन नॉट बी इश्यूड। लेकिन ये लोग लोन्स नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज नहीं दे सकते। हाउएवर द कस्टमर कैन ओपन, कस्टमर ओपन कर सकता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इन बैंक के अंदर, ऑल्सो अवेल द फैसिलिटीज, और वो एटीएम की भी फैसिलिटीज यूज कर सकता है। एटीएम कम डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज यहाँ पर वो यूज कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटीज इन पेमेंट बैंक के अंदर वो यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एक्सेट्रा। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? तो डेवलपमेंट बैंक कंसेप्चुअलाइज्ड प्रोवाइड द फंड, ये इसका कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस है? फंड प्रोवाइड करने के ऊपर। फॉर किसको फंड प्रोवाइड करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फंड प्रोवाइड करे, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फंड प्रोवाइड करे, वैसी बैंक होती है डेवलपमेंट बैंक्स, ताकि ग्रोथ हो पाए कंट्री की। एग्जाम्पल के तौर पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेशन of the India, IFCI, Industrial Development Bank of India, IDBI, Small Industries Development Bank of India, SIDBI, etc. स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? ये सेटअप की गई है आरबीआई के द्वारा, ताकि बेसिक ताकि अवेल किया जा सके बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ को टू अन टू अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पर बैंकिंग एंड कौन सी फैसिलिटीज़? बैंकिंग एंड फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। किसको? अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। इसके अंदर क्या होती है? लाइक स्मॉल मार्जिन फार्मर्स, यानी अनऑर्गेनाइज्ड और अनसर्व्ड जो होते हैं उनमें कौन से लोग आते हैं? तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स आते हैं, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो यहाँ पर कौन सी बैंक्स होती है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सेट्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये रेगुलेटिंग बॉडी है। द फंक्शन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई विच एक्ट एज अ सेंट्रल बॉडी, विच एक्ट एज अ सेंट्रल बॉडी ऑफ अवर कंट्री। मतलब आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आरबीआई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेवलपमेंट एंड सुपरविजन्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना, सुपरवाइज करना, कंस्टिट्यूट करने के लिए, सुपरवाइज करना, विच कंप्राइजेस द बैंक एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है। डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल बैंक, central government, determining in conjunction with the central government the monetary and credit policy keeping in with the needs of the hours। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ को ये लोग बनाते हैं। रेगुलेटिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉमर्शियल एंड अदर बैंक्स, रेगुलेट करना किसको? कॉमर्शियल एंड अदर बैंक की एक्टिविटीज़ को। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के? इश्यूएंस ऑफ द करेंसी, करेंसी छापती है वो और इश्यू करती है, मतलब मार्केट में लाती है। रेगुलेशंस ऑफ द करेंसी इश्यूड, जो भी करेंसी मार्केट में घूम रही है उसका रेगुलेशंस करती है कि कितनी आनी चाहिए, कितनी वापस लानी चाहिए। एक्टिंग एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बैंक के तौर पे काम करती है। एंड acting as a banker to the commercial and the other types of the bank including the term lending institutions. Beside the RBI has also been entrusted with the responsibilities of regulating the activities of the commercial and other banks. No bank can
कमेंस द बिजनेस, कोई भी बैंक कमेंस नहीं कर सकती बिजनेस बैंकिंग का, या तो ओपन नहीं कर सकती उसकी न्यू ब्रांच विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। उसको आरबीआई के पास से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बिना वो अपनी ब्रांच भी ओपन नहीं कर सकती, या तो बैंक भी ओपन नहीं कर सकते। द आरबीआई ऑल्सो हैज़ द पावर टू इंस्पेक्ट एनी बैंक, आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकती है। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी सेफ्टी एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। ऑडिट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बैंकिंग जो है, ताकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो हेल्दी रहे, सेफ रहे और साउंड रहे। बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्टेड ओनली एट अ ब्रांच, जो भी बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है ब्रांच के अंदर, सॉरी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ द बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इश्यू, कौन से टाइप की बैंक ऑडिट रिपोर्ट जनरली ऑडिटर इश्यू करता है। प्रेजेंटली द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर SCA, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर जो होता है वो फर्निश्ड करता है फॉलोइंग रिपोर्ट इन एडिशंस टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ वो ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स देता है। पहली कौन सी ऑडिट रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेंसीज एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेशंस में, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इंटरनल कंट्रोल कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है ना, मतलब सक्षम है ना। इन केस ऑफ bank, in case of the banks which are registered as companies under the Companies Act in terms of the section 143(3)(1) of the Companies Act 2013, which is normally to be given as an annexure to the main audit report as per the guidance note on the audit of the internal financial controls over the financial reporting issued by the ICAI। यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी बैंक्स जो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज़ के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर, किस सेक्शन के अंदर? 143(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कि नॉर्मली जिसके अंदर एनेक्शल्स दिया जाता है मेन कंटेक्स का। यहाँ पर कारो की बात की जा रही है कि मतलब वहाँ पर कारो देना पड़ेगा। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR भी यहाँ पर इश्यू किया जाता है। रिपोर्ट ऑन द कंप्लायंस विद द SLR रिक्वायरमेंट, ये भी रिपोर्ट दी जाती है कि कंप्लायंस किया गया है SLR रिक्वायरमेंट का। रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशन, जो ट्रेजरी ऑपरेशन है बैंक का, क्या वो कंडक्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो कि दिए गए थे आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने जैसा किया है वैसे ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या हुआ है, वैसे ट्रेजरी ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, वैसे ट्रेजरी ऑपरेशन रखा गया है बाय द आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर। उसके बाद देखते हैं रिपोर्ट ऑन वेदर द इनकम रिकॉग्निशंस, रिपोर्ट देनी है कि जो इनकम रिकॉग्निशन है, असेट क्लासिफिकेशंस है, जो प्रोविजंस जो किए जाते हैं, वो गाइडेंस जो भी इश्यू किए गए हैं आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर, उसके मुताबिक ही किए गए हैं। रिपोर्ट देनी है ऑन वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटीज़ वॉज नोटिस, क्या कोई सीरियस इरेगुलरिटीज़ नोटिस की गई है वर्किंग ऑफ द बैंक्स, जो भी बैंक वर्क कर रही है उसके अंदर कोई सीरियस इरेगुलरिटी क्या ऑडिटर ने रिपोर्ट की गई है तो उसको रिपोर्ट करना है। विच रिक्वायर्स द इमीडिएट अटेंशन, जिसके अंदर तुरंत ही अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है वैसी। रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस बाय द बैंक विथ regards to the implementations of the recommendations of the GHOST committee relating to the fraud and the malpractices। ये GHOST एंड जिलानी की कमेटी की रिपोर्ट भी हमको देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, फ्रॉड या तो माल प्रैक्टिसेस होता है, एंड ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द जिलानी कमेटी ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेशंस में भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इंस्पेक्शन एंड क्रेडिट सिस्टम्स के रिलेशंस में भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसका आंसर करना होता है ऑडिटर को और रिपोर्ट बना के देनी होती है। रिपोर्ट ऑन द इंस्टेंसेस ऑफ द एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कोई एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज है रूरल एरियाज़ के अंदर तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है किसको? ऑडिटर को।